नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। बहू का कहर। राज ने जब अपनी माँ की ऐसी दशा में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने कंधे पर अपने बेटे के हाथ का स्पर्श महसूस कर आज शीला जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला। जल्दी से अपने आंसुओं को समेटते हुए पलटी तो झूठे मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। राज एकटक अपनी माँ के चेहरे को निहार रहा था तो शीला जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? राज नम आंखों से बोला, कितना माँ और कितना दर्द सहेंगी आप, और कितना झूठ बोलेंगी अपने बेटे से। आपने बताया क्यों नहीं कि आपके साथ नेहा क्या व्यवहार करती है? मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल हो सकूं, या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा ही नहीं। कहते कहते दोनों माँ बेटे की आंखें नम हो गई तो सामने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। बस माँ बस, अब और नहीं। राज ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। इतने में नेहा रसोई की तरफ से बाहर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक एक कप काफी नहीं बनी तेरे से? या वहां भी घुटनों का बहाना लेकर सो गई। आगे बोलने की उसकी हिम्मत ना हुई। सामने राज को देख उसकी सिट्टी बिट्टी जैसे गुल हो गई थी। नेहा ने आज पहली बार शीला जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यह तो उसका रोज का काम था। अभी कुछ देर पहले ही की बात है जब शीला जी दोपहर के समय में हाल में टीवी देख रही थी। बच्चे थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए थे और वह अपने कमरे में होमवर्क कर रहे थे, इसलिए वह कुछ देर टीवी देखते देखते अपने घुटनों की मालिश कर रही थी। तभी उसकी बहू नेहा अपनी किटी पार्टी से लौटी और शीला जी को टीवी देखते हुए उसके तन बदन में आग लग गई। उन्हें झिंझकते हुए बोली, मैं जब भी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती हूँ, आप टीवी खोलकर बैठ जाती हैं। बिल क्या आपका मरा हुआ पति देगा आकर? और वह पंखा फुल स्पीड पर खोल रखा है, पर आपको क्या पता कि घर कैसे चलता है। अब उठो यहाँ से। मैंने सुबह ही नए कवर बिछाए हैं और पैर पसार के बैठ गई। सारे कवर गंदे कर दिए तो शीला जी नीचे जमीन पर बैठ गई। आज बहू की बातें सुनकर उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। इतने में बहू फिर से दमकते हुए बोली, जाइए मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आइए, और बाकी का काम अभी किया या नहीं? शीला जी अपने घुटने पर हाथ रखकर उठते हुए बोली, नहीं नेहा बेटा, मैंने बाकी का सारा काम कर दिया है। सब्जी, कपड़े, झाड़ू, पोछा बस कर दिया। बस रोटियां बनानी बाकी है। मेरे घुटनों के दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए रोटियां तुम सेक लो बेटा। क्यों, आप क्या यहाँ पर बस रोटियां ही तोड़ने के लिए आई हैं? कोई काम को कह दो तो चार बहाने बनाने लगती हैं। अगर आपको मुझसे इतनी ही दुश्मनी है तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाती? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? मुझे भी सुकून से जीने दो। शीला जी ने बोलना सही न समझा और चुपचाप आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए रसोई की तरफ चल दी। अपनी मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर बच्चे भी कमरे से बाहर आकर अपनी दादी को देख रहे थे। इतने में राज भी ऑफिस से आज जल्दी आ गया था। जब वह घर के बाहर था तो उसे नेहा के चिल्लाने की कुछ कुछ बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन क्या कह रही थी वह कुछ समझ नहीं आया। घर के अंदर आया तो बच्चों को भी डरा सहमा देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ भी परेशान लग रही थी। बच्चे कभी अपने पिता की तरफ देखते तो कभी नोटबुक को देखते। राज वही बच्चों के पास बैठ गया। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी माँ दादी माँ से कुछ कह रही थी क्या? वह दादी माँ से हमेशा ऐसे ही लहजे में बात करती हैं। बच्चे डर की वजह से कभी हाँ कभी ना में सिर हिलाने लगे।
राज ने विचार किया कि बच्चे भी अपनी बात को सच्चाई से रख नहीं पा रहे। इसका मतलब घर में कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता कि माँ पर ध्यान दे सकूं। आज जो मैंने सुना है, क्या यह सब मेरी माँ रोज सुनती है? उसका खून खोलने लगा। उसको अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय ने जैसे अंदर तक तोड़कर रख दिया कि मैं अपनी माँ के लिए 2 वक्त का चैन का खाना भी नहीं दे सकता। फिर मेरे बेटे कहलाने का क्या मतलब है? लानत है मुझ पर जैसे बेटे पर। आज वह खुद को माँ का कसूरवार और कटघरे में खड़ा पा रहा था। उसको उस दिन के दिन याद आने लगे जब वह घर आता था और फिर लौट कर जाता था, तो माँ कैसे सुनी आंखों से बहुत देर तक उसको देखती रहती थी। मुझे पता होता था कि वह अंदर से दुखी, और उस उम्र में भी वह बेचारी रसोई में काम करती थी। इस उम्र में तो लोगों को आराम और अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आज मैं अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब पापा थे तो माँ कितनी खुश थी। रात सोचते सोचते उसके सामने बीती हुई यादों का चलचित्र घूमने लगा। शीला जी, इतनी खुशबू से तो रसोई छोड़ो, पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया हम 2 अकेले प्राणियों के लिए। जाकर पत्नी के कंधे को बड़े स्नेह से पकड़ते हुए रसोई में बने पखवाड़े की तरफ नजर दौड़ाने लगे। रामदास जी, वाह जी, कितना कुछ बनाया है, जैसे होली दिवाली के पकवान हो। अरे वाह, कहीं पकोड़े और मटर का पुलाव। देखो तो इधर अच्छी सी शाही पनीर, भिंडी की सब्जी। अरे सारे मेरी पसंद का खाना बनाया है। आज मुझ पर इतनी मेहरबानी शीला जी। थोड़ी शर्मा गई। झूरीदार गाल पर गुलाबी आभा दौड़ गई। फिर बनावटी अंदाज से बोला, झुंझलाकर बोली, हटो जी, अब क्या तुम भी भूल गए? आज महीने का दूसरा रविवार है। आज राज आता है हमारे पास। आज वह पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। यह मेरे लिए होली दिवाली से कम है क्या? जी रामदास जी उदास हो गए। उसी पल उनके चेहरे पर गुस्से और विषाद की रेखा सी खिंच गई। पत्नी के कंधे को छोड़ रसोई की स्लेब से सटक कर खड़े हो गए, जैसे शरीर में जान ही ना हो। शीला जी के चेहरे की तरफ देखकर बड़े धीरे से बोले, शीला, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत नहीं और उसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं है? कहते हुए आंगन में जाकर बैठ गए। आराम कुर्सी पर पास रखे अखबार को अपने चेहरे पर लिए। शरीर कैसे निढाल सा ऐठ गया था उनका, जैसे जीवन शेष ना हो। अंदर शीला जी तुरंत अदरक काली मिर्च डालकर प्याली में चाय लेकर आई और कुर्सी मूंछ खींचकर बगल में बैठ गई। पति के अखबार हटाया तो देखा रामदास जी की आंखों से किनारे से आंसू बह रहे थे। अपने आंचल से पोंछते हुए वह भी रो पड़ी। अपने आप को संभालते हुए सतर्क हुई, लेकिन अपने आए हुए दिनों ने उन्हें अपने पति की आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू थे। क्या करते हो जी, खुद ही तो उसे बोला था अलग मकान लेकर रहने को, और तब तो मुझे बड़ी तसल्ली दे रहे थे कि मैं बेकार ही रो रही हूँ। एक ही शहर में तो हैं हम लोग, बस मोहल्ले का ही फर्क है ना। लगभग विफरते हुए बोले, तो क्या करता? नहीं भेजना तो बहू क्या उसे इस घर में रहने देती चैन से? हर रोज कभी पुराने घर को लेकर तो कभी पुराने और बूढ़े हो चुके माँ बाप को लेकर लड़ती थी। तो क्या कहता कि रहो हमारे साथ और छोड़ दो बीवी को। सही था। वह दिन याद कर शीला जी की रूह तक कांप गई। रामदास जी के हाथ में चाय का प्याला देकर रसोई में चली गई। कढ़ाई में सब्जी का तड़का अब जलने लगा था। जल्दी जल्दी से उसे कढ़ाई से चलाकर उतारने के चक्कर में हाथ कढ़ाई में छू गया और उंगलियां जल गई, लेकिन मन की जलन ने आंखों में आंसू ला दिए। बैठ गई फर्श पर निढाल सी, आंखों में तैरते आंसू ने पर्दों पर वह मनहूस दिन जैसे दिखने लगे। माँ किधर हो आप? देखो आज मैं बड़ा सा घर ले लिया मैंने। अब नेहा को भी शिकायत नहीं होगी और हम इकट्ठे रह सकेंगे। बेटे के लिए बड़ी खुशी और उससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कि बेटा इस लायक हो गया कि इतने बड़े शहर में घर खरीद लिया। शीला जी जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगी। ईश्वर को भोग चढ़ाया था
कि तभी नेहा आई। राज कुछ ही कपड़े पैक करेंगे, नए घर में मूव करेंगे। वैसे भी माँ पापा जी हैं यहाँ ना, जैसे ज़रूरत होगी तुम माँ पापा जी को लेकर आ जाना। लेकिन माँ पापा यहाँ क्यों रहेंगे तुम सोचो। मुझे नहीं लगता यह लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहते हैं, और तुम्हें परेशानी है तो तुम ले चलो इन्हें, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होगी। सपाट ढंग से इतनी कड़ी बात कह दी नेहा ने। तीनों सतबंद हो गए, लेकिन रामदास जी ने अचानक बोलना शुरू किया। राज तुम जाओ अपने घर में, हम अपने घर में रहेंगे, और हाँ, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। राज ने पिता की इतनी सख्त बात कभी नहीं सुनी थी। जाकर पैरों में गिर गया। पापा अपने अपना निर्णय सुना दिया, और नेहा ने जिद, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या पापा। तब रामदास जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ, एक ही शहर में तो हैं, आते जाते रहना। हो सकता है तो सुबह जरूर आना, देखने कि हम जिंदा हैं कि नहीं। तब भी राज नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस दिन नेहा ने रात भर कितना बवाल किया। रामदास जी हाथ जोड़ बेटे के सामने खड़े हो गए। चला जा बेटे, तेरे अच्छे बेटे होने पर हमें कोई संदेह नहीं। बस चाहता हूँ वो रिश्ता जो कभी कभी बना है वह हमारी वजह से ना टूटे। अपने रिश्तों को समय दो, नहीं संभाल पाए तो मैं जिद नहीं करूँगा, लेकिन बेटा एक कोशिश तो बनती है ना। कहते हुए बेटे को सीने से चिपका लिया रामदास जी ने। बस फिर क्या था, एक हफ्ते बाद दोनों शिफ्ट हो गए, लेकिन राज रोज सुबह शाम दूध ब्रेड और ज़रूरत का सामान लेकर आता और माँ पापा के साथ चाय पीकर जाता। माँ पापा की हर ज़रूरत पर कुछ ही मिनटों में हाजिर हो जाता। महीने में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, ऑफिस आते जाते यूं ही कभी घर पहुंच जाना। महीने के हर दूसरे रविवार पूरे दिन और रात माँ के साथ बिताना। वह एक दिन हर महीने का दोनों के होली दिवाली सा होता। लेकिन आपत्ति के आंखों में आंसू देख शीला जी भी रोने लगी। उंगलियों की जलन से भारी मन की जलन थी। उम्र के थपेड़ों की तापमार से सूख चुकी आंखों के झिलमिल से ख्वाब जन्म लेने लगे। राज को सामने देख माँ पापा के जैसे सारे दुख दर्द खुशी में बदल जाते थे। फिर दोनों पति पत्नी एक हफ्ते तक खुश नजर आते थे, लेकिन एक दिन पापा को हार्ट अटैक आया और वह माँ को इस भरी दुनिया में अकेले छोड़ गए। शीला जी तो एकदम से अकेली हो गई थी, तो राज माँ को अपने साथ ले गया था। राज वहां से उठकर सीधा माँ के पास पहुंचा तो माँ की ऐसी हालत देख उसकी आंखों से आंसू आ गए। राज ने अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, माँ आपको मेरी कसम, आज आप झूठ नहीं बोलेंगी। मेरी नामौजूदगी में मुझे सच सच बताइए कि आपके साथ क्या क्या होता है। शीला जी नम आंखों से बोली, मैं बहू से कुछ भी पूछती हूँ तो वह पलटकर जवाब देती है, बुढ़िया तो चुप चुप रह। मुझे इससे क्या मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। क्या मेरी अब इस घर में इतनी पूछ नहीं बेटा। बहू एक बार मुझे कुछ करने से पहले बताती भी नहीं, सलाह लेना तो दूर की बात। अरे हम तो घर के छोटे से छोटे काम भी तेरी दादी की सलाह के बिना नहीं करते थे। जब भी मैं अपनी सांस से कुछ छुपाती थी तो कैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, मान सम्मान की। और तेरी दादी भी मुझे अपने पूरे तजुर्बे के अनुसार सलाह देती थी। लेकिन नेहा बहू के लिए तो मैं सिर्फ इस घर का फालतू सामान के अलावा कुछ नहीं हूँ। जब घर में तुम रहते हो तो अब तक वह थोड़ा बहुत दिखावा करती है, लेकिन तुम्हारे जाते ही वह मेरी तरफ से बिल्कुल नज़र फेर लेती है। अगर तुम कभी मुझे मेरी मनपसंद की चीज़ लाकर दे देते थे तो वह इस बात पर तुम्हारे जाने के बाद कहर कर देती है। इसलिए मैं ही आगे बढ़कर तुमसे कहती हूँ कि बेटा मुझसे यह चीज़ें हजम नहीं होती, मत लाया करो। मैं बहू की कितनी भी बातों को अनदेखा करती हूँ, लेकिन बहू अपनी ओछी हरकत करने से बाज नहीं आती। अब बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी है। बाहर से कुछ खाने का सामान मंगवाती है तो बच्चे मुझसे छुपा कर लाते हैं और मेरे लेट जाने के बाद ही खाते हैं। जब भी वह किसी के साथ बैठी होती हूँ
तो बच्चे मेरे पास आसपास मंडराते रहते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि दादी अपनी सहेलियों के साथ क्या क्या बातें कर रही हैं। एक दो बार शीला जी ने बच्चों को खाने पीने की चीज़ ले जाते हुए देखकर पूछा भी, क्या ले जा रहे हो? तो बच्चे बातें बनाते हुए बोले, दादी घर का सामान है, हम इसलिए वहाँ बैठे हैं कि अगर आपको या आपकी सहेली को कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ न लगानी पड़े। शीला जी की वही एक दो पड़ोसन से जान पहचान हो गई थी, बस वही उनसे मिलने आ जाया करती थी। वह भी सब समझती थी क्योंकि सभी ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे, लेकिन कहती कुछ नहीं। कहकर वो शीला जी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। एक दो बार शीला जी ने उन्हें समझाना भी चाहा, अच्छा लगता है क्या? छोटे बच्चों को तुम क्या सिखा रही हो? क्या मैंने खाने पीने की चीज़ नहीं देखी? मुझसे यह दुराव पुछाव क्यों? अगर तुम मेरे सामने से कुछ लेकर जाओगे तो क्या मैं बिना दिए छीन कर खा लूंगी? उसके समझाने का भी उसकी बहू उल्टा अर्थ लेती और उन पर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाती। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात गलत लगती है। आजकल के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो देखते हैं वही करते हैं। रही बात खाने पीने की, तो आपको यह बातें शोभा नहीं देती। अरे अपनी उम्र तो देखिए, इस उम्र में भी चटोरापन करोगी तो हमारे ही सिर पर आफत आएगी। आपको तो बिस्तर पर पड़ जाओगी। शीला जी गुस्से में बोली, बहू मैं चटोरापन करती तो जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम पर महीने गिनती हो और जो इतना बड़ा घर लिए बैठी हो, वह सब ना होता। हाँ सही बात है, आजकल बच्चे तेज हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस बात का ध्यान रखना। शायद तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं रहूं या ना रहूं, और तुम्हारे जाने के बाद बहू बाहर सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है और पूरा घर का काम मुझ पर छोड़ जाती है, और अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो उल्टा मुझसे ही चार बातें सुनाती है। कहते हुए शीला जी की आंखें गीली हो गई। इतने में नेहा दूसरे कमरे की तरफ बाहर से ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक तुझसे एक कप काफ़ी नहीं बनी या रसोई में ही घुटनों का दर्द का बहाना लेकर सो गई? आगे बोलने की उसकी हिम्मत ना हुई। सामने राज को देख उसके जैसे सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। राज ने गुस्से में खींचकर एक तमाचा नेहा के गाल पर चढ़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? एक थप्पड़ से नेहा एकदम से सक पक्का कर कांपती हुई आवाज में बोली, अरे आप कब आए? राज ने कड़क लहजे में कहा, मैं तभी आ गया था जब तुम माँ से उल्ट पटाक बातें कर रही थी। शक तो मुझे था, लेकिन आज कानों से सुना तो यकीन हो गया। काम वाले को भी लगता है कि वह बीमार नहीं है। तुमने ही उसको जानबूझकर छुट्टी दे दी है। आखिर तुम कितना गिरोगी? यह घर, गाड़ी, मेरी जिंदगी, इस पर सिर्फ मेरी माँ का हक है। इस माँ ने मुझे मेरी माँ के मरने के बाद मेरी दयनीय हालत देखकर अपना लिया था। अपनाया ही नहीं, पूरे 5 साल तक मेरा इलाज भी करवाया। मेरे उस पाप और सौतेली माँ ने मरने के लिए दादी की गोद में डाल दिया था। मुझे अपनाने से पहले सिर्फ इस घर में शीला, माँ, ताई जी, असली हक उन्हीं का है। माँ ने दूसरा बच्चा भी इसलिए नहीं पैदा किया कहीं उनके प्यार और मेरे इलाज में कमी ना रह जाए। अगर सुन सको तो सुनो कोमल, मैं माँ के देवर की औलाद हूँ, जिन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। माँ ने मुझे बड़ी माँ होकर भी माँ का प्यार दिया। सौतेलेपन में दश्त से उन्हीं की ममता ने बचाया। इसमें गलती मेरी है जो मैंने खुद से ज़्यादा तुम पर विश्वास किया। कितनी भी जिंदगी दौड़ भाग करवाती, लेकिन अपनी माँ के दुखों का ख्याल मुझे रखना चाहिए था। अभी मैं जिंदा हूँ और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और ना मेरी माँ को मेरे रहते पड़ेगी। उनका बेटा खुद उनकी सेवा करने के लिए समक्ष है। इतना कहकर राज अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कफ कफ कर रोने लगा। बच्चे भी दादी और पापा को देखकर रोने लगे। नेहा को आज खुद के आत्मग्लानि हुई।
इसका सिर शर्म से झुका जा रहा था। वह अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन राज ने उसे माँ के कमरे से बाहर निकाल दिया, जाने की हिदायत दे दी। माँ ने राज को माफ कर दिया। माँ को ना धन चाहिए था, ना हीरे जवाहरात, उसे तो बस अपने बच्चों की मुस्कुराहट चाहिए थी। जैसे पाकर शीला जी आनंद से भर गई थी। यही तो चाहता था। उन बूढ़ी आंखों को राज ने अपनी पत्नी को आज तक माफ नहीं किया, और इतने सालों बाद आज उसकी वही बहू इतने बड़े मकान में पिछले कमरे में अकेली थी। उसका वही लाडला बेटा जिसे उसने अपनी दादी से चीजें छुपाकर लाने की शिक्षा दी थी, उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करता हुआ रोज अपनी बीवी के लिए खाने पीने की चीजों के अलावा कपड़े ला लेकर आता। हाँ, उसी अंदाज में जैसे उसने सिखाया था। जब दादी का कमरा खुला हो तो उसके कमरे के आगे से मत आना, अगर वहां सामने पड़ जाए तो सामान को पीछे छुपा लेना। सच आज उसकी सास यानी कि शीला जी नहीं है, उसे यह सब याद दिलाने के लिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। उसका पोता उसे भूलने ही नहीं देता। उसके पास तो अपनी सास की तरह अच्छी सहेलियां भी तो नहीं, क्योंकि उसने अपने पैसों के मत में कभी पड़ोसी रिश्तेदार से बनाकर ही नहीं रखी। अब तो उसका बुढ़ापा अकेला यही उसके दो साथी हैं, और उसकी बातें याद दिलाने के लिए उसका प्यारा लाडला बेटा था। दोस्तों, आज बुजुर्गों का अपने ही घर में बहुत बुरा हाल हो रहा है। उन्हें उपेक्षित करवाना था, वृद्ध आश्रम में छोड़कर आना एक दिन समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। अब दिनों दिन परिवार दायित्व का पालन करने में हम लोग फेल हो रहे हैं, जबकि हम सबका दायित्व है कि समाज को नैतिक मानवीय मूल्यों पर विश्वास के साथ मिलकर अग्रसर करें। तभी समाज का कल्याण हो सकता है, नहीं तो इंसान और जानवर में भेद मिट जाएगा। हम समाज में रहते हुए भी सामाजिक जानवर बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा और आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी में, जब तक के लिए धन्यवाद।